I welcome moderator the Dr. Amanpreet Grover, a respected expert in the field of mental health and well-being. Sir, we request you to kindly come on the stage joining him. I request our distinguished panelists, Dr. Vivek Karir, Mrs. Sunita Reddu and Dr. Raj Alampur. A warm round of applause as the panel take their seats. Dr. Amanpreet Grover is a medical professional by qualification and a passionate life coach and trainer, a certified NLP and emotional intelligence coach and member of Asian Association of NLP. Dr. Vivek Karir is a consultant radiologist at Vivek Diagnostic Center, Mandi Dawali, with 18 to 19 years of experience in radiology. Ms. Sunita Reddu is the founder and the owner of Bluebell Convent School, Hisar. Mr. Raj Alampur, an RCI registered psychologist and behavior therapist and founder of Personality Care Foundation. For giving us opportunity to share our thoughts and views. So सभी का मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ आने के लिए, लेकिन ठंड के बावजूद आप लोग यहाँ पे आए, अपना समय निकाला। एक संडे एक बड़ा अमूल्य होता है वर्किंग लोगों के लिए, तो आपने वो संडे को अच्छा यूटिलाइज किया है। थैंक यू सो मच। तो जो आज की पैनल डिस्कशन है, टाइम बहुत कम है ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो आजकल इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी अवेयर है इसको लेके, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। पर एजुकेशन के सेक्टर में जो हम आज खबरें सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी नहीं है इसको लेके, चाहे वो बच्चों की तरफ से कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो अपने लिए हैं, चाहे उनकी टीचर्स के लिए हैं, चाहे टीचर्स की तरफ से बच्चों के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव है, एक प्रेशर है उनके ऊपर, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो साथियों को लेके हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो। ठीक है, तो हम इसमें यूजुअली क्या करते हैं जी, मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, तो वो तो हो गया आउट ऑफ स्कूल। एक स्कूल के अंदर, चाहे वो एक स्कूल लीडर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, उनके कैसे एक मेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जाए, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि सभी कम से कम 6-8 घंटे की ऐसा मानसिक स्तर लेके जाए, एक एनवायरनमेंट मेंटल स्टेट लेके जाए, ताकि वो अपने आप को मेंटली स्टेबल रख पाए। चाहे वो दुनिया में कहीं भी मूव करे, घर में करे, तो वो हर चीज़ को कॉप अप करने के लिए तैयार हो। वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो कि उनके लिए या परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण ना बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर करीर मेरे पास बैठे हुए हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। Good morning to all. At the age of 49 and 19 years practice in the radiology, I am feeling very small, you know. So good morning to all. At the age of 49 and 19 years practice in the radiology, I today feel very small, you know, segment of my life basically, because teachers all are always great, you know. हम सब पढ़ के आए हैं, तो डॉक्टर बने हैं, और जिस भी ट्यूशन में हैं वो सब टीचर्स की वजह से। टू एड्रेस टीचर्स और टू डिलीवर लेक्चर्स टू द टीचर्स, आई थिंक इट्स नॉट ए इजी थिंग टू गो फॉर दैट बेसिकली। और व्हाट आर द क्वेश्चंस आई कैन। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोवाइड ए हेल्पिंग हैंड टू टीचर्स व्हेन दे फील आइसोलेटेड इन द सिस्टम। कि एक जो अध्यापक है, वो टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कहीं उसको लग रहा है कि मैं अकेला पढ़ गया हूँ, वो किसी से मदद मांगना चाह रहा है, मदद नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे उस चीज़ को अप्रोच करे ताकि वो उस प्रेशर को, उस अकेलेपन को, अगर टीचर ठीक नहीं है तो वो बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, उनको वो एजुकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो वो कैसे डील कर सकते हैं? हाउ टू प्रोवाइड ए हेल्पिंग हैंड टू टीचर्स व्हेन दे फील आइसोलेटेड इन द सिस्टम। All respected teachers here, what I can guess or say that basically there is a difference between two things, basically loneliness and isolation. So whether you are feeling lonely or whether you are feeling the being isolated, there is a big difference between demarcation between two lines basically. Can you speak in Hindi also in between? हाँ, हिंदी में भी प्रेफर करूँगा बस।
So what do you think? There's a hardly any difference between a doctor and a teacher basically, because doctor heals the patients or treat the patients, diagnose the patients, and the teacher also heals the students, their mindset, they change their mindset and set up the goals for their future and all. So first of all, never think that you are alone basically, because one quote is there, don't feel alone or isolated. The whole universe is inside you. This is the spirituality part of the thinking basically. आप अकेले नहीं हो, सारा universe आपके अंदर है, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है. So loneliness is not a disease or not a state of fear or anxiety basically. Loneliness is a kind of having the space or create a space for you for some time or you feel alone. आप lonely हो रहे हो मतलब आप कुछ ना कुछ नया कर पाने की क्षमता के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो basically. So I think teacher must be a good psychologist also for their because teacher is not a person who teaches the student, who helps others means students to acquire the knowledge, to support them and making their future basically. So always feel like a healer, like a doctor. When we are doctors, when we are treating the patient, we are also teachers, because we are guiding them for the treatment, for the diagnosis and for the treatments to get your health better and all that stuff. So teachers also like that. So loneliness, so there are some key factors all written in, and you are teachers basically, you have read all the points basically, so I'm not going for that basically. So there are few points basically, always consult your seniors, so peer communities, and feel that you have the hobbies and go for your hobbies basically. Make some times for making notes or go for the short notes or short plannings, and consult your teacher, consult your seniors, your principal, your leaders, your mentors, and all whoever is helping you around you. Basically, you are not feeling alone. But sometimes I feel that you must be alone. You must be, but not being isolated. So, as I started earlier, there's a difference between the being isolated and the being alone. Basically, alone is a good thing. Isolated is a bad thing. Basically. I think so. For each and every profession, wherever you are living. Thank you so much, sir. Thank you. So basically, one should seek help. The whole idea is this. Yeah. So, ma'am, second question, Dr. Sunita Reddu. अब आप आते हैं बच्चों के ऊपर. How can we create an environment where students can ask for help before the crisis happen? तो अगर कहीं बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो जब सब कुछ हो चुका होता है कि मैडम ये हो गया, वो हो गया, उससे पहले बच्चे कैसे हेल्प मांगे कि वो होने वाली चीज ना हो. Good morning to all. Good morning to all. जब तक आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है कि एक लेक्चर चल रहा है. We are here to discuss the problems. तो जैसा कि अमन सर ने पूछा कि बच्चों के लिए क्या हम लोग इस तरह का एनवायरनमेंट कर सकते हैं जो कि कुछ हैपन होने से पहले हम उस चीज के ऊपर ध्यान करें. सबसे पहला मेरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा सेफ एंड नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए होना चाहिए. मिस्टेक फ्रेंडली, एक इमोशनल फ्रेंडली एक स्कूल को होना चाहिए. बच्चा कोई गलती करे तो बताने से कतराए ना. बच्चा कुछ फील कर रहा है तो उसको अपने टीचर के साथ शेयर करने से घबराए ना. इस तरह का माहौल जो है वो स्कूल के अंदर होना बहुत जरूरी है. जनरली क्या होता है, कई बार बच्चे को आंसर का पता होता है, इवन देन ही और शी डजंट आंसर, क्योंकि उसको रहता है कि मे बी आई एम नॉट करेक्ट और मे बी आई विल गेट द पनिशमेंट फ्रॉम द टीचर. इस तरह का एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए स्कूल में ना हो. माय सेकंड पॉइंट इज ट्रस्टवर्दी टीचर्स. बच्चा जो है उसका मन बहुत कोमल होता है और वो किसी के साथ अपनी बात को शेयर करना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसकी बात को किसी को बताया ना जाए, सीक्रेट रखा जाए, जो कि जनरली होता नहीं, घर में भी नहीं होता है. मम्मी, बच्चे ने गलती की, मम्मी ने आते ही पापा को शिकायत लगा दी, इसने ऐसा कह दिया, बच्चे को जो है
डांट पड़ जाती है। तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर वी शुड क्रिएट इन आवर स्कूल, दैट टीचर्स मस्ट बी ट्रस्टवर्दी फॉर द स्टूडेंट्स। अगर वो कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता है तो वो इजीली उसके साथ जाके टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सके। माय थर्ड पॉइंट इज रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप्स। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज विजिबल। हर किसी को पता चलता है टेम्परेचर हो गया है, खांसी है, कोल्ड है, कफ है, वो सबको दिखाई देता है, बट नोबडी see the mental health of the child in the school। बच्चा बहुत कोने में बैठा है, आइसोलेटेड किया हुआ उसने अपने आप को। उससे हमें जो है टीचर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा डेली बहुत अच्छे से खेल रहा है, लेकिन नाउ कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि he is not playing well or he is not participating in any games or in the class also। तो उसमें हमें जो है बच्चे के साथ इस तरह का बिहेवियर हमारा टीचर का बच्चे के साथ होना चाहिए कि वो पूछे बेटा आज आप सैड क्यों। जनरली इन माय स्कूल माय टीचर्स इन द मॉर्निंग, बिफोर द मॉर्निंग असेंबली, वो सब अपने बच्चों से बात करते, कल का दिन कैसा रहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, और घर में कैसा था, तुमने सुबह क्या खाया। इस तरह के जो जनरल क्वेश्चंस बच्चों के साथ जब किए जाते हैं तो उससे जो है बच्चा अपने आप को फील फ्री करता है। वन थिंग आई वांट टू से कि देयर मस्ट बी ए होम अवे फ्रॉम होम। स्कूल जो है घर से दूर एक घर भी होना चाहिए। स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरीके का हमें बनाना चाहिए, बिकॉज नाउ द स्टूडेंट्स आर विथ अ ग्रेट IQ लेवल्स। हर चीज को बड़ा जनरली चीजों को देखते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर ट्रेनिंग। जनरली स्कूल्स में होती है टीचर्स ट्रेनिंग, पर इसको साइमल्टेनियसली ज्यादा से ज्यादा हम करें, क्योंकि टीचर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। वो भी डे टू डे लाइफ में बहुत चीजों से गुजरते हैं, तो टीचर्स को नए नए ऑप्शंस उनको बच्चों के साथ अच्छे अपने आप को कनेक्ट करने के लिए कैसे मिले, इस पर भी काम होना चाहिए। और एक हेल्प ऑप्शंस बच्चों के पास होने चाहिए। अगर उसको कुछ बुरा लग रहा है तो देयर मस्ट बी सजेशन बॉक्स, जो जनरली स्कूल्स में आजकल है। और एक काउंसलर तो 90% स्कूल्स में है फिर भी, और इसके बाद एक टीचर भी उसका काउंसलर के रूप में काम करे, इस तरह का जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए। और बच्चों के साथ जो रफ लैंग्वेज यूज करते हैं टीचर्स कई बार करते हैं, या इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं वो बच्चों के साथ ना हो। तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं आता। ये जो बच्चों के छोटे छोटा मन होता है ना, बाल मन, उस पर बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट करता है। अगर आपने उसको बुद्धू कह दिया, जनरली वो उस चीज को पूछेगा। कई बार बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं कि बुद्धू क्या होता है। आप और मैं भी शायद हम ना बता पाए कि बुद्धू क्या होता है अच्छे से। तो इस तरह के वर्ड्स अगर बच्चों के साथ हम नहीं यूज करें तो उनका मेंटल हेल्थ जो है बड़ा अच्छा रहता है। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट देम व्हाट दे आर डूइंग इन देयर फील्ड्स। सभी तो स्कॉलर्स नहीं हो सकते, सभी 100% के नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें जो है बच्चों का अप्रिशिएशन करना चाहिए। Thank you so much. And third question is for Dr. Raj Alam. Continue with the same thought. How can we incorporate mindfulness or stress relief practice into actual school day schedule? कि हम स्कूल के टाइम के अंदर माइंडफुलनेस और स्ट्रेस रिलीफ कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि वो उसी टाइम के अंदर उस चीज़ को एक्स्ट्रा कुछ करना ना पड़े, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, ताकि बच्चों के मेंटल हेल्थ में काम कर सके। ये बिल्कुल सही है कि स्कूल और टाइमिंग दोनों इस तरीके से चलती हैं कि आपके स्कूल में 10 मिनट भी यदि आपको निकालना है तो ये एक मोटा काम हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि मेंटल हेल्थ को हम स्कूल के साथ ही अलाइन कर दें। तो बहुत बेसिक से पॉइंट है।
मैं जनरली आपको नई चीज नहीं बताने की सोच रहा, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कुछ चीजें आप अपने लेवल पे ही कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल, असेंबली टाइम में आप जिस तरीके का रूटीन फिजिकल हेल्थ के लिए, एक्सरसाइजेज के लिए और दूसरे बेसिक जो भी हम हैबिचुअल बच्चों में चीजें डालना चाहते हैं, यदि वो उन्होंने सीख ली हैं, और अमूमन कई चीजें सीखी ही होती हैं, उन्हें रट्टा में लगाने के बजाय रोजाना ना रिपीट कराने की जगह हम कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी डेली बेसिस पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम भी होता है कि मेडिटेशन करना है, मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालना है, इसके लिए हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चाहिए, परंतु ये सच नहीं है। ये आधा घंटा, 1 घंटा उसको चाहिए होता है जिसने अपनी लाइफ में 5-10 मिनट भी इसके लिए कभी नहीं लगाए। तो आप सुबह सुबह जब असेंबली हो उसमें आप टाइम निकाल के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं। यदि आप अलो करें तो एक एक्टिविटी यही कर लेते हैं, कितना लंबा टाइम लगता है, आधा पौना घंटा, लेकिन उसे 30 सेकंड ही लगेंगे। 30 सेकंड की एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं क्या? 30 सेकंड, और इसमें मेरा आंसर भी खत्म ही हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, है ना? चल, तो मैं आपके साथ सबसे पहले एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला एक्टिविटी है बहुत बेसिक, ग्रेटिट्यूड। आप मुझे इस कमरे में फटाफट से 30 सेकंड में बोल रहा था, पर लगेंगे 5 ही सेकंड। फटाफट से 5 लाल रंग की चीजें बता सकते हैं क्या? जल्दी से, सब लोग बताना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं सबको सुन सकता हूँ, बस आप बोलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, बस हो गया। अब असली सवाल सुनिए। जब आप लाल रंग को देख रहे थे, क्या आपने एक बार भी काले रंग को देखा? नहीं देखा। आप पाएंगे कि हमें वो नहीं दिखता जो होता है, हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो आप सिंपल कर सकते हैं सुबह सुबह। यदि आपका ध्यान लाल रंग पे है तो आप पाएंगे कि आपको लाल दिखेगा, बेशक काला बिल्कुल साइड में है। यदि आपका ध्यान काले पे होता तो क्या नजर आता, आप बताइए? काला। और आपका ध्यान पीले पे होता तो पीला। और आपका ध्यान यदि नेगेटिव चीजों पे है तो, और आपका ध्यान पॉजिटिव पे है तो बच्चों को सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड की 2-4 टेक्निक आप बता सकते हैं कि बच्चों आपका ध्यान एक्चुअल में वो नहीं होता जो सच में होता है, बल्कि जो हमें सेलेक्टिवली हम जिन चीजों को देखते हैं वो हमें दिखता है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे कलर हैं, लेकिन आपको वही क्यों दिखा? क्योंकि मैंने एक डायरेक्शन आपको दी। तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिसमें आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा। आप बता सकते हैं कि बच्चे आज पूरे दिन में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके लिए आप थैंक यू पे कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस से आपको इतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि बच्चों को नेगेटिव चीजों में भी कुछ पॉजिटिव दिखेगा कि चलो इससे पूरा नेगेटिव नहीं हुआ। सेकंड एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप पाएंगे अभी आप सांस ले रहे हैं, तो कई लोग सांस लेते समय थोड़ा महसूस करके देखिए कि वो सांस लेते समय अपने पेट को, जब अंदर सांस ले रहे हैं तो पेट उनका अंदर ही जा रहा है। आप थोड़ा नोटिस करना। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है। होना इससे उल्टा चाहिए। मतलब बहुत सिंपल बात है। बहुत सारे, सबके साथ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ जब भी ऐसा जिंदगी में होता है तो आप पाएंगे कि हमारा जो ब्रेन का, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, जब ब्रेन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। और एक्चुअल में जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें जल्दी सांस लेना पड़ता है। और अमूमन मैं 8 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो बहुत सारे लोगों से कॉमन डायलॉग आता है कि इतना स्ट्रेस तो रहना ही चाहिए, और वो आदमी सच में फिर भूल ही गया कि उस स्ट्रेस को उसने नॉर्मलाइज कर दिया। तो आप सांस को पेट से ले सकते हैं। आज के बाद छोटा सा काम बच्चों को सिखाएं, पेट से सांस लें। कई लोग यहीं से सांस लेते हैं, यहीं से बाहर कर देते हैं। तीसरी बिल्कुल आसान सी एक्टिविटी जिसमें मैं आंसर पूरा कर दूंगा, आप ग्राउंडिंग या अपनी सेंसेस को लेके थोड़ी सी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे कि आपको आंखों से 5 चीजें देखनी है। आप घर के लिए काम दे सकते हैं, 4 चीजें टच करके देखनी है, आपको 2-3 चीजें स्मेल करके देखनी है, आपको एक आवाज सुन के देखनी है, आपको एक नई चीज टेस्ट करके देखनी है। अमूमन आप पाएंगे जिस बच्चे को ज्यादा सेंसेस अपनी जिंदगी में यूज करनी आती है, वो उतना ही ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर भी रहता है। इसलिए ये अवेयरनेस ही सबसे पहला इलाज है। अमूमन मेंटल हेल्थ के जितने भी समस्याएं होती हैं, उसमें जब तक आप ये मानेंगे ही नहीं
कि कोई समस्या है, जैसे मैम बता रहे थे कि भी इसके सिम्टम दिखते ही नहीं हमें, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे आप डेली रूटीन में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रेजेंट में रहने की टेक्निक बच्चों को सिखा सकते हैं। 1 मिनट बल्कि 30 सेकंड ही क्लास में एंट्री करने से पहले एक साइलेंस जैसा माहौल पैदा करिए, जैसे कि अभी हम करके देखते हैं, और 10 सेकंड में सुनिए, आपको वो सुनाई देगा जो यहाँ अभी तक आपको नहीं सुन रहा था। चलिए शुरू होते हैं आपकी 10 सेकंड अभी। और बस ऐसे ही करना है आपको रोजाना। तो ये मेरा आंसर था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा कि उस चीज को लेकर प्रेजेंट होना कि हाँ ये दिक्कत है, तो ये वहीं से इलाज की शुरुआत हो जाती है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर विवेक करीम, व्हाट आर द की मैट्रिक्स वी कैन यूज टू मेजर अ हेल्दी स्कूल? एक WHO का क्राइटेरिया है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन मील्स होने चाहिए, हाई अटेंडेंस होनी चाहिए, लो डिसिप्लिनरी इश्यूज होने चाहिए, हाई स्टूडेंट एंगेजमेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज के अंदर होना चाहिए। तो मैं जल्दी फास्ट से बोलूंगा, डिस्कशन पार्टमेंट को छोटे-छोटे लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये WHO का क्राइटेरिया है। OECD होती है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जो शायद इंडिया उसका मेंबर नहीं है, 38 मेंबर्स हैं, US से और ये कई कंट्रीज उसके अंदर है। तो उन्होंने अपनी इंडेक्स बनाई हुई है। सो स्टूडेंट की वेलबींग होनी चाहिए, अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की सेफ्टी होनी चाहिए, स्टूडेंट की फिटनेस होनी चाहिए, जिसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं फिटनेस के अंदर। एकेडमिक ग्रोथ, मतलब किसी भी स्कूल की जो ग्रोथ है, स्कूल की जो हेल्दी होना है, वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे, टीचर्स लेवल पे और होलिस्टिक जो अप्रोचेस होती है वहाँ पे ज्यादा। एकेडमिक्स के अंदर क्या है कि पूरी प्रॉपर एंगेजमेंट हो, लर्निंग आउटकम्स अच्छी हो, स्किल डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छी हो, तो उसको हेल्दी बनाता है। स्कूल के क्लाइमेट और कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है। लाइक जो मैंने नोट्स बनाए हैं कि टीचर की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी स्कूल के अंदर। हेल्दी स्कूल हो ही नहीं पाएगा कि टीचर्स की कोई सेटिस्फेक्शन है नहीं है, या उनकी कोई इंक्लूजन नहीं है, या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं है। और हेल्थ सर्विसेज के अंदर आपको सबको पता है कि बीइंग अ डॉक्टर वहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो आपके टीचर्स आपको उनका सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता है, हेल्थ चेकअप्स के बारे में पता है, इमरजेंसी प्लान्स जो होते हैं 1.4। सो स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट में जो उनकी लेवल ऑफ अटेंशन, वो कितना अटेंड कर पा रहे हैं, कितना अपने को मेंटली फिट पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं टीचर से और अपने प्रोफेसर से और अपने मेंटर से, और उनकी क्यूरियोसिटी क्या है। सिर्फ अटेंशन देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनकी क्यूरियोसिटी भी टीचर्स के अंदर कितनी ज्यादा है, कितना वो अपने को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट इन लर्निंग, whether they are being interested or not in what topic, और वो टीचर्स को पता होता है कि इसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसका लेवल ऑफ IQ कितना, इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, उस हिसाब से इसको किस तरह का मैप मापदंड उसके लिए हम बना रहे हैं। लर्निंग ग्रोथ के अंदर टीचिंग इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, नॉट जस्ट फाइनल स्कोर्स। we shouldn't be stick to the final scores की हमारे टीचर्स स्कूल्स, अब आज का तो ग्रेड सिस्टम हो गया स्कूल के अंदर, और भी कई चीजें मॉडिफाइड हो गई हैं, तो ट्रैकिंग इंप्रूवमेंट ओवर टाइम। अब बट बीइंग अ डॉक्टर में कभी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं भी कई बार आए हैं मेरे सेंटर पे, तो बच्चों के साथ मैं ना कभी मजाक से मैं उनको काउंसिल करता रहता हूँ, करते हैं तो मेरे से बात करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ बेटा A फॉर क्या होता है, तो वो कहते हैं फॉर एप्पल होता है। मैंने B फॉर क्या होता है, B फॉर बॉय होता है। मैं एकदम से जंप करता हूँ, मैं Y फॉर क्या होता है। सो दिस स्टार्टेड थिंकिंग। चलो फिर मैंने पूछा कि X फॉर क्या होता है, वो एक ही X मास होता है शायद, मोस्टली आजकल स्कूल में बच्चे 3-4 पढ़ाते हैं। मैंने वहाँ से X-ray उठा के दिया, मैंने व्हाई नॉट X-ray, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन द सोसाइटी। So there are some ways to handle the students as if they are your child basically. आपके बच्चे और बच्चों को अपने टीचर्स को इस तरह से डील करना चाहिए कि वो उनके पेरेंट्स। ये थोड़ा सा योगा तो हेल्दी है। और मैं ऊपर पढ़ रहा था कि the strength of the education system lies in the vision and the values of leaders. बहुत अच्छा मुझे नकल मारने में मिल गया ऊपर से, ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ। So leaders and the students. Thank you so much. Thank you sir, thank you so much. You are great, you did hard work in this. Thank you. And we are really short of time. We have 2 minutes left. So I request to the panelists being short. And ma'am, last question for you. How can we celebrate small wins for students who may be struggling with their mental health? कि जो बच्चे अपने मानसिक तनाव से परेशान हैं, उसके लिए छोटी जीतें जो खुशी दे सकती हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकती हैं, तो वो हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? हम सब यही हैं हॉल में? लग नहीं रहा, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट एप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट। या तो हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं या आपकी तालियों में कमी है।
स्मॉल विंस, सबसे बड़ा एनकरेजमेंट जो होता है क्लैप, जिसको हम बहुत मिस करते हैं। इवन इन द स्कूल एनुअल सेलिब्रेशंस एंड अदर थिंग्स, पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे ही बैठते हैं, जब उनका बच्चा आता है तो दे क्लैप, अदरवाइज दे सिट आइडियल, है ना? Am I right, मैम? सबसे जरूरी है एप्रिशिएशन, नॉट फॉर द टीचर्स, नॉट फॉर द स्कूल, इवन फॉर द पेरेंट्स। छोटी छोटी जो चीजें करके आते हैं उनके लिए वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू, इस तरह के शब्द ना तो माँ बाप बोलते हैं आजकल, और टीचर्स भी जो है वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा, देन ही इज ए गुड स्टूडेंट, अदरवाइज इज नॉट गुड। हम में से यहाँ सब बैठे हैं, 100 आउट ऑफ 100 किस किस ने लिए, ईमानदारी से बताना। नहीं, जिसको आप 100 आउट ऑफ 100 मानते हैं, उस समय 60-70% 100 आउट ऑफ 100 की तरह होते थे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। नहीं, जब हम बीइंग ए टीचर और बीइंग ए पेरेंट, जब हम अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? नहीं, तेरे तो नंबर कम। इवन 98-99 पर जो परसेंट बच्चे ले लेते हैं, 1-2% और हो सकता था। नहीं, हमें एक शब्द अपनी लाइफ में यूज करना है, यस यू हैव डन वेरी वेल, वेल डन, बट यू कैन अचीव मोर। ये सेंटेंस बच्चों के साथ हम लगा सकते, यू कैन, लेकिन हम लगाते नहीं, उसका बच्चा तो इतना ले आया, ये नहीं लिया, या क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उसने इतने लिए और आपने इतने नहीं लिए। दूसरा जो मेरा पॉइंट आता है कि नॉन एकेडमिक जो बच्चे कुछ अचीव करते हैं, उनका भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। सभी बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं होते, हम यहाँ टीचर्स हैं, हो सकता है हमारे साथ के जो लोग हैं वो टीचर्स नहीं बने होंगे, वो कुछ किसी ने और कोई जो है प्रोफेशन चूज किया होगा, तो लेकिन उसका भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। इफ ही इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, उसके लिए भी होना चाहिए। इफ इज ए गुड पेंटर, वो भी होना चाहिए। इफ ही और शी इज ए गुड स्पीकर, उसका भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। जैसे पहले वो कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, बड़ी पुरानी ये कहावत है जो आजकल सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि अब तो खेलने कूदने वाले ही हमारे जो हैं टॉप सोसाइटी, टॉप लेवल में हैं। थर्ड माय पॉइंट इज रिकॉग्निशन मेथड्स जो हम करते हैं अपने स्कूल में, आप लोग भी करते होंगे, जो बच्चा अच्छा करता है तो जैसे वी कैन गिव देम द स्टार स्टूडेंट ऑफ द डे, और जो हम कुछ बैजेस उनको दे सकते हैं उनकी अप्रिशिएशन के तौर पे। ऑल ऑफ यू आर यू विद मी? मुझे लग नहीं रहा कौन कौन मेरे साथ है, अभी भी आधे ही हाथ उठे हैं। ये चीज हमें बच्चों में डालनी है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सब क्लास में ही होने चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए जब एक टीचर लेक्चर दे रहा है। अगर बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम लोग उसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं, तो इस तरह का माहौल जो है हमें क्लास में देना पड़ेगा। पर्सनल प्रेज बच्चे की ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट एवरी डे ही इज गेटिंग 0 आउट ऑफ 10, बट वन डे व्हेन ही गेट्स 2 आउट ऑफ 10 ही शुड बी अप्रिशिएटेड, उसको भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। वेल डन, अगली बार आप कुछ और अच्छा करेंगे बेटा। जो छोटी प्रोग्रेस होती है ना, दिस इज द वे टू सक्सेस। छोटी प्रोग्रेस होती है, आज उसने 2 लिया है, फिर 4 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 10 तक पहुंचेगा। अगर उसका 2 नंबर का आपने अप्रिशिएशन आपने नहीं किया तो उस बच्चे का मन बैठ जाएगा कि कोई बात नहीं, 0 था तो भी मैं ऐसा ही था, 2 है तो भी मैं ऐसा ही हूं। इस तरह की स्मॉल प्रोग्रेस जो हमें उसका अप्रिशिएशन करना चाहिए। माय लास्ट पॉइंट इज दैट, थैंक यू सो मच। ओके, सो what was my first point in that answer? Can anybody tell me? नहीं हुआ फिर भी? अभी भी नहीं हुआ? सामने वाले सभी हाथ लेके फोन लेके बैठे हुए। ये लाइफ में बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू मैम।
And last question, Dr. Rajaram, बड़ा important question है. How do you define the line between hard work and burnouts? Leaders कहते हैं सारा दिन काम करते हैं, ये अचीव करना फाइनली they get burnout के बस हो गया है. तो उसको कैसे हम डिफाइन करें, क्या उसके बीच में लाइन है? देखिए, वैसे तो हार्डवर्क जो है यही एक दिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जब इसकी एक्सेस हो जाती है, जब ये अति हो जाती है, यही बर्नआउट बनता है. बर्नआउट कोई अलग से प्रकृति का नया नियम नहीं है, हार्डवर्क का बढ़ा हुआ रूप है. इसीलिए बहुत पुराने शास्त्रों में ये डायलॉग बहुत पहले आ गया है कि अति सर्वत्र वर्जित. कोई भी अच्छे से अच्छा काम भी आपने ज्यादा कर दिया ना तो वाह लूटने की कोई जरूरत नहीं. हमने कई लोग देखे हैं जो हमने पूरी जिंदगी मेहनत करके खत्म कर दी. इस आदमी को इतनी भाषा भी समझ नहीं आई कि जिंदगी बड़ी चीज है और मेहनत छोटी चीज है. तो सबसे पहले एक स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे एक थिन लेयर होती है, ऐसे ही हार्डवर्क और बर्नआउट में भी एक लेयर है. वो एक बीच का रास्ता है जहां हमें इशारा मिलता है कि अब मामला बिगड़ गया है. अब वो पता कैसे चलता है कि आप एफर्ट करते रहेंगे लेकिन आपके एफर्ट मीनिंगलेस हो जाएंगे, इनएफेक्टिवनेस आ जाएगी और एक्चुअल में जो आपका जो स्ट्रेस था वो अब वापस आना मुश्किल हो जाता है. आसान भाषा में समझो कि आपने बहुत मेहनत करी और आपने पाया है कि एक इवेंट आपने जैसे आज ही हमने ऑर्गेनाइज किया. इस इवेंट को करने के बाद कई लोग स्ट्रेस में हैं कि भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, टाइम छूट गए, टाइम से आना पड़ेगा, रात को भी लेट गए थे. लेकिन जैसे ही पूरा हो जाता है तो हमारा डोपामिन रिलीज होगा, काइंड ऑफ अचीवमेंट. अब अचीवमेंट के बाद आप रिलैक्स होंगे और बात खत्म हो जाएगी. इसे हम हार्डवर्क ही कहेंगे. लेकिन इमेजिन करके देखिए कि इवेंट हुए 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी दिमाग में वही चल रहा है, तो इसका मतलब है बर्नआउट. इसका मतलब आपकी जो रिकवरी होनी चाहिए थी किसी हार्डवर्क या किसी मेहनत या किसी काम के बाद, वो हुई नहीं है. इसीलिए एक्चुअल में जो बर्नआउट होता है वो इमोशनली लेबर होता है एक तरीके से, ना कि फिजिकली. ये एक मेन बात समझने की है. शरीर दुखता है, शरीर में दर्द होता है, वो वापस रिकवर हो जाता है, तो ये हार्डवर्क ही है. लेकिन शरीर भी नहीं ठीक हो रहा है और आप एक्चुअल में क्रोनिक स्ट्रेस में आ गए हैं. आसान भाषा में नींद आने में दिक्कत आ गई है. और आसान बात करें तो जिस चीज को नॉर्मली डील करना चाहिए था आप इरिटेट हो रहे हैं, आप रिस्पॉन्स करने की बजाय रिएक्ट करने लग गए हैं, आपको स्ट्रेस आने लग गया है, छोटी छोटी चीजों में बम की तरह फूटने लग गए हैं, अंदर ही अंदर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एकदम से ब्रस्ट जैसे हो जाती है. तो ये बर्नआउट जैसे सीन है. और यहाँ से ही शुरू होती है मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेसिव एपिसोड, होपलेसनेस फील आना, हेल्पलेसनेस फील आना, वर्थलेस फील होना, एम्प्टीनेस फील होना. ये बर्नआउट के ऐसे छोटे भाई बहन हैं जो बाद में आपको नजर आते हैं. इसीलिए काम ही जो आप इंसान समझता है उसका फायदा है. और जो सोचता है ना जी हम तो काम के लिए बने हैं और हमने तो जिंदगी दांव पे लगा देनी है, जिंदगी का कोई लेवल है नहीं, बस हमने मेहनत ही करते जानी है, तो एक दिन ये बर्नआउट में बदलना ही है. उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस क्लियर हुआ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इतनी आसान भाषा में आपको जो समझाया है और मेरे ख्याल से बहुत चीज़ों को क्लैरिटी मुझे तो हो गई, आप सभी को भी होगी. एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट कि आपने शॉर्ट नोटिस पे इतना हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत की और एक मुझे तो बहुत सारा इंसाइट मिला है, आप लोगों को भी काफ़ी इंसाइट मिला होगा. थैंक यू सो मच. तो कंक्लूजन पे जाते हुए बात करते हैं हम लोनलीनेस में टीचर्स और बच्चों की. तो वही है कि कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि किसी को भी हेल्प मांगने में कोई दिक्कत ना हो, उसको पता हो कि जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रस्टवर्दी है, वो मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाएगा, किसी से शेयर नहीं करेगा और मुझे वो सही गाइड करेगा. एंड सेकेंडली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा माइंडफुलनेस की सेंसेस को यूज करना, माइंडफुलनेस ब्रीथिंग और साइलेंस को प्रैक्टिस करना. एंड थर्ड हेल्दी स्कूल के अंदर अगर पेरेंट्स बच्चों को एक्चुअली बच्चों में समझते हैं, मैं कभी मैम से बात करता हूँ तो कभी फ्लो में जाता है कि मेरे बच्चे को आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे दो, ये कहते हैं सारे 1400 मेरे बच्चे हैं. तो जब आपके साथ सबकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है कि आप बच्चों को अपने बच्चे समझने लग जाते हो तो एक्चुअली वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू हो जाता है. एंड जैसे मैम ने कहा एप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट, ये मेरे साथ एक एपिसोड हुआ, आई वाज इन अ सेमिनार, तो मेरे पास टीचर आया, आई आस्क्ड यू व्हाट इज योर फेवरेट टीचर,
कहते मैं 5th में हमेशा मैथ में फेल आती थी। आज मैं मैथ्स की टीचर हूँ, टीचर आया, उसने मुझे 10 में से 0 मार्क्स पे भी अप्रिशिएट किया, फिर मेरे 2 मार्क्स आए, 4 आए, 6 आए, फिर मैंने एक्सेल किया एंड शी इज MSc मैथ्स। सो एक टीचर एक बच्चे की लाइफ में जो इतना चेंज आ सकता है कि जो बच्चा मैथ में फेल 5th क्लास में, वो आज बच्चों को मैथ पढ़ा रहा है और वो टीचर को हमेशा याद रख रहे हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन गिव टू अ स्टूडेंट। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you, respected moderator and panelists, for addressing such a sensitive and vital topic with depth and clarity. Your insights remind us that healthy minds build strong institutions. Thank you so much.